Okay, yes people, good morning to all of you. सर वेरी गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कशन करेंगे या शुरू करेंगे। सर कौन सा चैप्टर अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है? बेटा पार्टनरशिप। तो ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लिखो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है ना, ये एक सीरीज ऑफ चैप्टर, मतलब इसमें कई सारे चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर पार्टनरशिप, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम डेफिनेटली ठीक करोगे। तो ठीक है, लेकिन काफी लेंदी का मतलब बहुत सारे सेगमेंट पार्टनरशिप का, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कन्वर्सन एक्सेट्रा। तो लिखो पार्टनरशिप चैप्टर में हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म का फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, मतलब एक पार्टनरशिप फार्म का पीएल अकाउंट्स बनेगा, पार्टनरशिप फार्म का बैलेंस शीट बनेगा, तो उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली पीएल एंड बैलेंस शीट आता है। फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनरशिप फार्म में नए पार्टनर का एडमिशन होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंज होगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पार्टनर का एडमिशन के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रिकंस्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप का पार्टनर का एडमिशन के टाइम में पार्टनरशिप बुक्स में क्या एडजस्टमेंट होगा, उसको हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में। फिर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट भी होगा, डेथ भी होगा। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ओके। फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिर डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, डिसोल्यूशन ऑफ फार्म का मतलब पार्टनरशिप को बंद कर देंगे हम, मतलब हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा था उसका एंड हो जाएगा, डिसोल्यूशन। ओके, अमलगमेशन ऑफ फार्म। जब दो पार्टनरशिप फर्म जुट जाएंगे, जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर बिजनेस करेंगे, उसको कहते हैं अमलगमेशन ऑफ फार्म। फिर कन्वर्सन ऑफ ए फार्म इनटू कंपनी। जब पार्टनरशिप फार्म का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो पार्टनर सोचेंगे कि चलो हम पार्टनरशिप फार्म को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, उसको कहते हैं कन्वर्सन ऑफ अ फार्म इनटू ए कंपनी। बेसिकली यही सारे चैप्टर्स हमें पढ़ना पड़ेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स में। पहले हम फाइनल अकाउंट्स डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद डेथ डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद अमलगमेशन, फिर उसके बाद कन्वर्सन ऑफ फार्म इनटू कंपनी। क्या होता है इसमें से कुछ चैप्टर तुम्हारे ग्रुप 1 में है, कुछ चैप्टर तुम्हारा ग्रुप 2 में है। तो ठीक है, तुम अकॉर्डिंगली जब मैं शुरू करूंगा फाइनल अकाउंट्स, तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि फाइनल अकाउंट्स के क्लास में अमलगमेशन डिस्कशन हो जाएगा। मतलब अगर तुम सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप एग्जाम दे रहे हो तो हमारा पेनड्राइव क्लास ले रखे हो, तो तुम्हें अकॉर्डिंगली जितना तुम्हारा सिलेबस में है उतना का क्लास मिल जाएगा। इसका मतलब तुम जिस ग्रुप के लिए क्लास ज्वाइन करोगे उसके हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स मिलेगा पेनड्राइव क्लास में। ओके चलो, आज हम शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म।
पार्टनरशिप फार्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, फिर हम सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप फार्म का फाइनल अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए फार्म। अच्छा, पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी लोगों को यही इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये चैप्टर तुम्हारा कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में ठीक करते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर का एक अच्छा इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर क्रिएट होगा, क्योंकि 100 में 90 स्टूडेंट्स पार्टनरशिप चैप्टर को छोड़ देते हैं, मतलब पार्टनरशिप क्वेश्चन एग्जाम में ट्राई नहीं करते। तो लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 चैप्टर का क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ना, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, क्योंकि पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री ये 2 चैप्टर को अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्लैरिटी आ जाएगा, मतलब अकाउंटिंग चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर तुम सिंगल एंट्री और पार्टनरशिप के 2 चैप्टर को तुम अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इसीलिए हमारे पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम क्यों छोड़ेंगे, आप तो इतना अच्छे से समझाते हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत क्लासेस दूंगा पार्टनरशिप के लिए, लेकिन पार्टनरशिप को हम एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। चलो, तो पहला कंपोनेंट्स या पहला सेगमेंट फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए फार्म। तो पहले लिखो व्हाट इज पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्या होता है, बोलो पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप क्या होता है ना, 2 और मोर पर्सन के बीच में एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है, जिसमें मतलब बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसमें वो एग्रीड होते हैं कि बिजनेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट होगा उसको शेयरिंग करके लेंगे। तो लिखो व्हाट इज पार्टनरशिप में सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फटाफट लिखो, 1932। बेटा पार्टनर्स जैसे कि कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हर रूल्स रेगुलेशन सेक्शन प्रोविजन एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगा। कल जाके अगर कुछ लीगल मैटर में तुम्हारा पार्टनरशिप बिजनेस फंस जाता है तो पार्टनरशिप एक्ट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से केस सेटलमेंट होगा। ओके, तो सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relation between 2 or more person who have agreed to share the profit oblique loss of a business carried on by all or any of them acting for all। एक बार ये डेफिनेशन को खुद रीड करो। पार्टनरशिप is the relation between 2 or more person, underline the word 2 or more person। इसका मतलब एक पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए,
हाँ, हु हैव एग्रीड, अंडरलाइन द वर्ड एग्रीड, मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक एग्रीड नहीं होंगे। तो ठीक है, देखो आज आ, मैंने तुम्हें बोला कि चलो हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करके लेंगे, क्या ये पार्टनरशिप हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट बहुत जरूर होता है, बिना एग्रीमेंट में पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे सर हमारे ऊपर हमारा आपका विश्वास नहीं है क्या? हम बोल दिए का मतलब बोल दिए पार्टनरशिप हो गया? नहीं बेटा, ओरली कुछ नहीं होता है, जो भी होगा रिटिन होगा। कभी भी किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पहले एग्रीमेंट बनना, नहीं तो कल अगर तुम जाके फंसोगे तो पार्टनरशिप एक्ट तुम्हें कुछ भी मदद नहीं करेगा। चलो, तो इसका मतलब हमेशा पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन के बीच में होता है, और जिनके बीच में एक क्या होता है, बोलो, एग्रीमेंट। टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ, काम सभी लोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी काम कर सकते हैं सबके लिए। चलो, तो क्या हुआ? टू और मोर पर्सन, जिसको कहते हैं पार्टनर्स, एग्रीड, इसके लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट ऑब्लिक डीड, पार्टनरशिप डीड। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो लिखो पार्टनरशिप डीड is an agreement between partners which contain terms and conditions। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। अब बोलेंगे सर किस चीज का टर्म कंडीशन, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना काम करेगा, कौन सैलरी लेगा, कौन कमीशन लेगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ मिलेगा? पार्टनरशिप डीड में। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते। हाँ, अब बोलेंगे सर आप तो अभी बोले कि बिना पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। देखो, जिसको अगर तुम अकाउंट्स में काम कर रहे हो या अगर तुम प्रैक्टिस में हो, तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है कि पार्टनरशिप हम बनाएंगे, तो तुम पहले सजेस्ट करना कि चलो पार्टनरशिप डीड बनाओ, फिर उसके बाद पार्टनरशिप काम करो। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग को ये रूल्स पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं सब मालूम नहीं है, वो लोग ओरली पार्टनरशिप कर देते हैं। हाँ, तुम पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़े हो, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो हमें मालूम है कि अगर हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो हम डेफिनेटली डीड बनाएंगे। हाँ, लेकिन चलो तुम्हारे गांव में जो बंदा कभी भी स्कूल नहीं गया है, वो उसके दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे ना, ओरली डिस्कशन करेंगे, तुम 5 लाख दोगे, मैं 5 लाख दूंगा, हम बिजनेस करेंगे, तुम इस एरिया में बिजनेस करोगे, मैं इस एरिया देखूंगा, फिर कल जाके जो प्रॉफिट होगा हम उसको, तुम आधा लोगे मैं आधा लूंगा। तो उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के बीच में ऐसा ओरली डिस्कशन कर देते हैं, फिर कि पैसा मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके वो बिजनेस शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद दोनों के बीच में झगड़ा होता है, वो लोग कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट बोलेगा कि तुम्हारे बीच में कोई डीड है क्या? नहीं। फिर भी कोर्ट तुम्हें जस्टिस दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? बोलो, कोर्ट तुम्हें जस्टिस देगा या नहीं देगा? हाँ, जस्टिस तो देगा।
कौन सा जस्टिस देगा, कम्युनिटी एक्ट का जस्टिस देगा या पार्टनरशिप, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो पार्टनरशिप का ना। हाँ, भले तुम डीड नहीं बनाए हो लेकिन तुम्हारा बिजनेस तो पार्टनरशिप का। तो इसीलिए कोर्ट बोलेगा कि अगर डीड नहीं है या तुम्हारा डीड में टर्म्स नहीं है तो कुछ जनरल टर्म्स तुम्हारे बिजनेस के लिए लगेगा, अगर तुम प्रूव कर देते हो कि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप। क्या मैंने बोला, अगर तुम्हारे पार्टनरशिप बिजनेस का डीड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट नहीं है, या एग्रीमेंट है लेकिन उसमें टर्म कंडीशन नहीं है, तो कुछ जनरल कंडीशन कोर्ट लगाएगा तुम्हारा डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, प्रोविजंस एप्लीकेबल, provisions applicable when there is no deed public, when deed is silent। तुम बोलो पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या मैं ज्यादा लूंगा तुम कम लोगे, नहीं, आधा आधा। तो अगर डीड है तो डीड के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल। तो लिखो, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड or if partnership deed is silent, if there is no partnership deed or if partnership deed is silent, then the following provisions shall be applied। बोलो, पहला प्रोविजन होगा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो लिखो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर कम बेसी प्रॉफिट लेना चाहते हो तो डीड बनाओ, डीड में कंडीशन डाल दो। हाँ, अगर तुम डीड नहीं बनाओगे या कंडीशन नहीं डालोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा। किसी को भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, किसी को भी, किसी भी पार्टनर सैलरी नहीं ले सकता है, किसी भी पार्टनर कमीशन भी नहीं ले सकता है। अगर जो वर्किंग पार्टनर का मतलब जो काम करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनरशिप में पार्टनर है लेकिन काम नहीं करते हैं, तो सैलरी लेना चाहता है या कमीशन लेना चाहता है तो डीड बनाना पड़ेगा, डीड में कंडीशन डालना पड़ेगा। अगर तुम डीड नहीं बनाओगे या कंडीशन नहीं डालोगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा, तुम्हें कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो लिखो, नो सैलरी इज पेड टू एनी पार्टनर। ओके, फिर नो कमीशन is to be paid to any partner। किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगा, किसी को भी कमीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मैं कैपिटल का इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, लोन का नहीं। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर्स। किसी को भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर्स।
किसी भी पार्टनर को ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पार्टनर्स लोन देता है पार्टनरशिप को तो इंटरेस्ट मिलेगा मैक्सिमम 6% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन shall be given at the rate of 6% per annum। 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर का लोन के ऊपर। बस अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड के हिसाब से प्रोविजन लगेगा, डीड में जो लिखा होगा वही प्रोविजन लगेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये प्रोविजन लगेगा। ठीक है, कभी कभी तुम्हारा इंस्टीट्यूट मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी अप्लाइड इफ डीड इज साइलेंट या व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ओके, चलो हम डिस्कशन करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं तुम्हें पार्टनरशिप फार्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोलो क्या मैं कह सकता हूं? हाँ सर कहिए। ओके, देखो मान लो ये तुम्हारा पार्टनरशिप फार्म। अच्छा सर ये लोग कौन है? ये लोग चिंकी और मिंकी। चलो दो पार्टनर हम रखेंगे। हाँ, ये चिंकी मिंकी क्या होगा ना, चिंकी और मिंकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसको कॉपी मत करो कि सर चिंकी मिंकी को हम कॉपी करेंगे, नहीं, इसको तुम कॉपी मत करो। ये चिंकी ये मिंकी, चिंकी मिंकी फार्म को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। अब पैसा हो गया किसका? बिजनेस का। हाँ, वो पैसा में बिजनेस होगा। अब पार्टनरशिप क्या करेगा? बिजनेस। अगर बिजनेस होगा तो कुछ एक्सपेंसेस आएगा, कुछ इनकम आएगा, कुछ एसेट्स आएगा, कुछ लायबिलिटी आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, बस और कुछ नहीं होता है। फार्म का एक्सपेंसेस, फार्म का इनकम, इसको कंसीडर करके तुम पार्टनरशिप फार्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। फार्म का एसेट, फार्म का लायबिलिटी को कंसीडर करके तुम पार्टनरशिप फार्म का बैलेंस शीट बनाओगे। बस इतना काम करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में। ओके, फिर क्या होगा? जब प्रॉफिट होगा, इनकम एक्सपेंसेस, इनकम अगर एक्सेस होगा तो प्रॉफिट होगा, ये एक्सपेंसेस अगर ज्यादा होगा तो लॉस होगा। हाँ, वो प्रॉफिट या लॉस, चलो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो प्रॉफिट लॉस ऑफ पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, बस यही होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट और लॉस साल के एंड में तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पार्टनर्स एंटिसिपेट करके कुछ पैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि पार्टनर बोलेंगे आगे प्रॉफिट होगा, आगे मैं लूंगा, आज मेरा जरूरत है, मैं कुछ ले जाता हूं। इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। बस इतना सा ही काम होगा पार्टनरशिप फार्म का कैपिटल अकाउंट, सॉरी फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म में हम क्या सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप का अकाउंट्स अलग, पार्टनर का अकाउंट्स अलग। यानी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप फार्म में कैसे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर का बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जो चीज देखो, एक पार्टनर फार्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया तो फार्म का हो गया कैपिटल, तो फार्म के लिए एक लायबिलिटी मतलब इनसाइडर लायबिलिटी होता है, लेकिन पार्टनर के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना,
क्योंकि पार्टनर बोला मैंने इन्वेस्ट किया फार्म में। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म में हम 2 चीजें सीखेंगे कि बुक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड बुक्स ऑफ पार्टनर। तो मैं सिखाऊंगा पार्टनर का बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा, फार्म के बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा। देखो अब बोलेंगे सर अभी हम पार्टनरशिप फार्म का डिस्कशन करेंगे। हाँ, पार्टनरशिप फार्म कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करेगा? सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स मेंटेन करेगा, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस अकाउंट तो मेंटेन होगा, बिजनेस का इनकम अकाउंट्स मेंटेन होगा, बिजनेस का एसेट अकाउंट मेंटेन होगा, बिजनेस का लायबिलिटी अकाउंट मेंटेन होगा, और पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। देखो नॉर्मली तुम जिसे भी फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में भी बिजनेस करो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ या पार्टनरशिप बनाओ या जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाओ, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट तो हर बार तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो मैं इस चैप्टर में सिखाऊंगा कि एक्सपेंसेस अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, इनकम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, एसेट अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, लायबिलिटी अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे। देखो मैं एक चीज अभी बता रहा हूं, ये जो एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट्स, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट में अभी सिखाऊंगा पार्टनरशिप बिजनेस चैप्टर में। ये खाली पार्टनरशिप के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैं पार्टनरशिप में ये सब टॉपिक डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ये हम पूरा अकाउंट्स के लिए सीखेंगे। ओके, अब देखो पहले कैपिटल को एनालिसिस करो। ठीक है, देखो मान लो मैं पार्टनर, तुम पार्टनरशिप फार्म, चलो नहीं तुम क्यों पार्टनरशिप फार्म बनोगे, हाँ ये मेरा पार्टनरशिप फार्म, मैं एक पार्टनर हूं। एक फार्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, मैंने क्या बोला, एक फार्म पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये फार्म किसी दूसरे पर्सन के साथ कुछ ट्रांजैक्शन किया, वो कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर एंड पार्टनरशिप फार्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अब लिखो ट्रांजैक्शंस affects the capital accounts of a partner। मतलब एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स को कौन सा ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन अक्यर होने से कैपिटल अकाउंट्स में चेंज होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। हाँ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कैश पब्लिक काइंड। जब पार्टनर फार्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, चाहे वो कैश में या चाहे वो काइंड में। अब बोलेंगे सर कैश में का मतलब, देखो ये मेरा फार्म में पार्टनर, मैंने 2 लाख फार्म को दिया कि चलो कैपिटल मैंने कंट्रीब्यूशन किया, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कैश। मैंने 2 लाख से नहीं दिया, लेकिन फार्म को एक व्हीकल दे दिया, मैंने बोला कि चलो मैं कैश देता फिर तुम व्हीकल खरीदोगे, तो मेरे पास एक व्हीकल है तुम ले लो, मतलब फार्म को मैंने दे दिया। तो ये हो गया मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन काइंड। ओके, कभी कभी मैं कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने 2 लाख दिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने तो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, मैंने कुछ कैपिटल ले लूंगा। इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, नो इसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो अगर तुम प्रॉफिट उठाओगे, मतलब प्रॉफिट को घर ले जाओगे,
तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स। अगर तुम कैपिटल रिटर्न ले लोगे वो होगा तुम्हारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या होगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो लिखो नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, फिर ड्राइंग्स। फिर सैलरी टू पार्टनर। हाँ, फिर कमीशन टू पार्टनर। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट पब्लिक लॉस। तो ये सारे आइटम्स एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर सकता है। ओके। फिर जो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे उसका दो मेथड्स होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स। तो लिखो इन केस ऑफ पार्टनरशिप there is a separate capital account in case of partnership there is a separate capital accounts for each partner is maintained. It can be maintained by fixed capital method, fluctuating capital method. फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से तुम बना सकते हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से भी तुम बना सकते हो। ओके। तो पहले लिखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, देखो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ मैंने ऊपर लिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूं कि ये सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, तो इसमें से दो टॉप मतलब चीज है जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी जितना भी है उसको मैंने एक ग्रुप किया। देखो पहला दो आइटम एक अकाउंट में, ये सारे आइटम दूसरे अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का दो कंपोनेंट है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। ठीक है, येलो में जो आइटम है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट को जाएगा, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट को जाएगा। मतलब पहला दो आइटम कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड होगा?
सर कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग आइटम्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर करंट अकाउंट तुम नहीं बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, जो मैंने बताया क्या तुम्हें समझ में आया? बोलो यस और नो। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दो आइटम को याद रखो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये हमेशा, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या करंट सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, पहला दो आइटम हमेशा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। हाँ, और रिमेनिंग आइटम्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर तुम करंट अकाउंट नहीं बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। हाँ, अब ये फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट भी बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो अब बोलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला दो आइटम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, रिमेनिंग आइटम्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, करंट अकाउंट भी बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने करंट अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर। फिर बोलो, ये तुम्हारा कैपिटल चार्जेस, ये तुम्हारा प्रॉफिट चार्जेस, मतलब ये सब तुम्हें मिलता है एग्नेस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, एक्सेट्रा। मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता है, इसीलिए पार्टनरशिप फार्म पार्टनर को ये सब देता है, शेयर कमीशन देता है, शेयर देता है, एक्सेट्रा। तो इसको हम बोलेंगे दीज आर टेकन बाय पार्टनर एग्नेस्ट प्रॉफिट। बोलो एक बार खुद को भी बोलना पड़ेगा, ये सब मेरे साथ साथ बोलो, दीज आर, बोलो दीज आर टेकन बाय पार्टनर्स एग्नेस्ट प्रॉफिट। देखो, मान लो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब 100 रुपये का प्रॉफिट पार्टनर के पास ट्रांसफर होगा। हाँ, मान लो कि 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने सैलरी कमीशन ये सब 15 रुपया ले गया, और कितना बचा 85। अब 85 पार्टनर को ट्रांसफर होगा। तो मैं सीखा होगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है सैलरी, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है कमीशन, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैं सिखाऊंगा कि पार्टनरशिप फार्म का प्रॉफिट कैसे अपॉर्चनमेंट होगा। लेकिन अभी मैं यही सिखाता हूं कि ये जो टोटल आइटम है, इसमें से कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बोलो कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। रिमेनिंग आइटम्स हमेशा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर करंट अकाउंट हम नहीं बनाते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो लिखो, अंडर दिस मेथड partners capital account and partners
current account is prepared। ये मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर करेंट अकाउंट हम बनाते। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड withdrawal of capital। Capital contribution and withdrawal of capital is recorded in capital accounts। Remaining transactions या remaining items are recorded in current accounts। Remaining items is recorded in current accounts। अभी मैं जनरल एंट्री नहीं सिखाऊंगा, अब मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे दूंगा। जनरल एंट्री में सिखाऊंगा जब फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। अभी तो थोड़ा बेसिक हम डिस्कशन कर रहे हैं। बिना बेसिक में तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो सकता है। सर आपका जो लाइन है ना एकदम स्ट्रेट हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये तुम्हारा डेबिट साइड, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड। नॉर्मल ए बी दोनों पार्टनर। अगर कैपिटल का कुछ ओपनिंग बैलेंस, देखो पहला साल में कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, जब सेकेंड ईयर या नट्स होगा सब सेकेंड ईयर में डेफिनेटली कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। तो अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो होगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, नहीं सॉरी ब्रॉट डाउन। इसमें लिखो ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। हाँ, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा बाय बैंक होगा, इसको लिखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखो ऑब्वियसली मैं फार्म के बुक्स में कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट दे रहा हूं। हाँ, जब एक पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा फार्म को, तो फार्म को तो पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल होगा। अगर विड्रॉल होगा तो बैंक होगा, तो लिखो विड्रॉल। जब पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो फार्म को पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश या बैंक चला जाएगा, तो टू कैश टू बैंक होगा, तो डेबिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट्स। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट्स में अगर क्रेडिट होता है तो पार्टनर का कैपिटल का इंक्रीजमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में अगर डेबिट होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में डिक्रीज होता है। अब ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस।
बस पहला साल खत्म हो गया। दूसरे साल फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, बाय बैंक अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, टू बैंक अगर विड्रॉल होगा, टू बैलेंस से कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। हाँ, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड। अब करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब करंट अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। हाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये डेबिट ये क्रेडिट। अगर करंट अकाउंट में अपने कुछ बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ये ओपनिंग बैलेंस डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। हाँ, अब पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका जर्नल एंट्री में बाद में लिखाऊंगा, अभी फॉर्मेट लिखो। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय सैलरी, बाय कमीशन, अगर पार्टनर कुछ विड्रॉ करेगा जिसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। देखो, कैपिटल विड्रॉ होगा तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये प्रॉफिट का चार्जेस या प्रॉफिट का हिस्सा, इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स होगा तो टू बैंक, इसको लिखो ड्रॉइंग्स। बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो लॉस का शेयर डेबिट हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। तो जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। बस ये होता है फॉर्मेट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नेक्स्ट लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेक्स्ट लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, लिखो। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स, यानी करंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब सारा आइटम्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। तो लिखो अंडर दिस मेथड ओनली कैपिटल अकाउंट्स is prepared, hence all items are recorded in capital accounts। सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। तो बोलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट्स ही हम बनाएंगे, यानी करंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। सर क्यों? क्योंकि ये मेथड वही है। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है
तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये डेबिट पोर्शन, ये क्रेडिट पोर्शन। तो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय बैंक, अगर कैपिटल विड्रॉ करोगे टू बैंक, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो सारे आइटम मतलब ये दोनों अकाउंट को तुम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करो बस। अब आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय सैलरी, बाय कमीशन, टू बैंक ड्रॉइंग्स, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू बैलेंस कैरी डाउन जो कि तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट को एक बार थॉरोली चेक करो। हो गया? अरे तुम लोग का रिवीजन हो गया नहीं हुआ? बोलो हाँ सर रिवाइज हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखो हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो, अच्छा, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। मान लो ओपनिंग में मेरा कैपिटल 100 रुपया था, मैंने साल भर कुछ भी ना इंट्रोडक्शन किया ना विड्रॉल किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 100 इंटू 10% इंटू 12/12 इज इक्वल टू 10 होगा। 12 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा। मान लो मैंने 6 महीने के बाद 50 रुपया इंट्रोडक्शन किया, मैंने उसी चार्ट में लिख रहा हूं। मान लो कि मैंने 6 महीने के बाद 50 रुपया का इंट्रोडक्शन किया। अब बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, जो ओपनिंग में था 100 रुपया इंटू 10% इंटू 12/12, क्योंकि जो ओपनिंग में कैपिटल था उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 50 रुपया इंटू 10% इंटू 6/12, तो 10 + 5 15 रुपया आ रहा है। यानी तुम देखोगे कि तुम्हारा ओपनिंग में कैपिटल था वो पूरा साल भर आउटस्टैंडिंग रहा, तो उसके ऊपर साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। जो 50 रुपया तुम 6 महीने के बाद इंट्रोडक्शन किया था उसके ऊपर रिमेनिंग 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो कि तुम 8 महीने के बाद कुछ इंट्रोडक्शन करोगे तो 4 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब प्रोपोर्शनेट, टाइम प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। टाइम प्रोपोर्शनेट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ओके, मेरा मन में एक डाउट आता है कि सर ड्राइंग्स क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट एलिमेंट्स उसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ड्राइंग्स, कैपिटल को अगर ड्रॉ करोगे तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर भी हम लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया लेकिन वो कितने दिन तक याद रहेगा। हाँ, अगर हम कॉपी में लिखेंगे तो जब भी हम रिवाइज करेंगे तब याद आ जाएगा कि हाँ सर, ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो लिखो ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो लिखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल मीन्स, मैंने कैपिटल दिया था, कैपिटल रिटर्न ले लिया, इसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल मीन्स टेकिंग बैक ऑफ कैपिटल। मैंने कैपिटल ले लिया तो इसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके, अभी मैं जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री जब मैं लिखाऊंगा तो मैं बुक्स ऑफ फार्म में क्या होगा एंट्री, बुक्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बुक्स में क्या होगा एंट्री, वो दो चीज लिखाऊंगा। अभी मैं उसका जर्नल एंट्री डिस्कशन नहीं करूंगा, शायद नेक्स्ट क्लास जर्नल एंट्री डिस्कशन को आएगा। अगर प्रॉफिट रिलेटेड आइटम को तुम लेते हो, अगर प्रॉफिट रिलेटेड आइटम को तुम लेते हो, वो हो जाएगा तुम्हारे लिए ड्राइंग्स। तो लिखो ड्राइंग्स मीन्स taking back charges against profit। चलो
इसको हम लिखेंगे टेकिंग बैक अ प्रॉफिट। अगर तुम प्रॉफिट को ले लेते हो वो हो जाएगा तुम्हारा ड्रॉइंग्स, कैपिटल को ले लेते हो वो हो जाएगा तुम्हारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। शॉर्ट में बोलू, शॉर्ट में बोलू? हाँ बोलिए। कैपिटल देखो मैंने बताया था ये लो आइटम्स को अगर तुम लेते हो तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ग्रीन आइटम्स को अगर तुम लेते हो तो ड्रॉइंग्स। हाँ देखो अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो अगर पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज है तो पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा सकता है। एक नोट लिखो, इफ there is a clause in partnership deed if there is a clause in partnership deed then interest on drawings may be charged on partners। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग एक क्लॉज है या टर्म्स है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। किसको? पार्टनर को। अच्छा काम करो, अब सवाल यही आ रहा है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इसके लिए थोड़ा टेक्निक्स है, ये एक टेक्निकल कंसेप्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कंप्यूट होगा। ओके इसको बहुत सारे मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तुम भी मेरे साथ ग्राफिकली लिखो। मान लो मैंने इधर 1000 इधर 500 रुपया का ड्राइंग किया। हाँ मैंने बिगनिंग में 1000 का ड्राइंग्स किया, 6 महीने के बाद 500 रुपया का ड्राइंग्स किया। बोलो ये जो ड्राइंग्स मैंने किया बिगनिंग में इसका बेनिफिट्स मुझे 12 महीना तक मिला। ये जो ड्राइंग्स किया मैंने 6 महीने के बाद इसका बेनिफिट्स मुझे 6 महीना तक मिला। हाँ देखो मैंने बिगनिंग से मतलब बैंक से तुम 100 रुपया साल के बिगनिंग में ड्रा करोगे तो साल भर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6 महीने के बाद अगर तुम बैंक से लोन करोगे तो रिमेनिंग 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान के चलना। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? 1000 इंटू 10% इंटू 12/12 प्लस 500 इंटू 10% इंटू
6/12। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोशिश करो मेरे भाई। सेकेंड एग्जाम्पल, ओहो माय गॉड, गिर गया। मान लो मैंने ईयर एंड में 1000 का ड्राइंग्स किया। सर इंटरेस्ट लगेगा? मेरा पैसा एंड में मुझे लेना था, मैंने एंड में ही लिया, तो नो इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग पीरियड के लिए कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग पीरियड के लिए कैलकुलेशन होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर क्या हम मानेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखाता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये 12 महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने हर महीना का बिगनिंग में मैंने 2000 ड्राइंग्स किया, 3000 ड्राइंग किया, 4000 ड्राइंग किया, 5000 ड्राइंग किया, बस। आगे भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? ये जो 2000 के ऊपर 12 मंथ का, यानी 2000 इंटू 10% इंटू 12/12। अब तुम बोलो ये 3000 के ऊपर सर 11 मंथ का। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा इधर से लिया तो रिमेनिंग पीरियड 11 मंथ हो रहा है ना। यहां से रिमेनिंग पीरियड 12 महीना हो रहा है, यहां से रिमेनिंग पीरियड 11 महीना हो रहा है। हाँ, इसके ऊपर 10 मंथ, इसके ऊपर 9 मंथ, बस ऐसे चलेगा। हाँ सर हो गया। ऐसा भी हो सकता है 2000 2000 2000 2000 2000। हाँ, तो ये होता है तुम्हारा लॉजिकल मेथड कि जितना रिमेनिंग पीरियड होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। जितना रिमेनिंग पीरियड होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। बोलो मेरे साथ साथ, जितना रिमेनिंग पीरियड होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। लेकिन एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब अगर हर महीने में कांस्टेंट अमाउंट तुम ड्रॉ करोगे, इधर तो मैंने 2000 3000 4000 5000 ड्रॉ किया ना, ये नहीं होगा, इधर कुछ शॉर्टकट नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्टकट कहां लग सकता है? हर महीने में एक कांस्टेंट अमाउंट अगर तुम ड्रॉ करते हो, बिगनिंग या एंड या मिडिल कुछ भी हो, तो उस वक्त शॉर्टकट लगेगा। तो लिखो, इफ फिक्स्ड अमाउंट is drawn in each month, then there is shortcut to calculate interest। अगर तुम शॉर्टकट नहीं फॉलो करोगे तो 12 महीना 11 महीना 10 महीना 9 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने सबका कैलकुलेशन करोगे। अगर तुम शॉर्टकट फॉलो करोगे तो अभी मैं शॉर्टकट दे देता हूं। तो लिखो शॉर्टकट में केस इंटरेस्ट टू बी चार्ज अगर बिगनिंग ऑफ
ईच मंथ, तो 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैं सिखाऊंगा उसका प्रॉब्लम, मैं सोल्यूशन करूंगा, लेकिन अभी तुम कॉन्सेप्ट लिखो। अगर हर महीने के बिगनिंग में तुम फिक्स्ड अमाउंट यानी कांस्टेंट अमाउंट ड्रॉ करते हो, तो एक के लिए 12 महीना, सेकंड के लिए 11 महीना, 10 मंथ, 9 मंथ एक्सेट्रा, ओवरऑल अमाउंट के लिए 6.5 मंथ, ओवरऑल अमाउंट के लिए 6.5 मंथ। अगर एंड ऑफ ईच मंथ से तुम ड्रॉ कर रहे हो, तो ओवरऑल अमाउंट के ऊपर 5.5 मंथ। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो 6 मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7.5 मंथ। इसको एवरेज डेट भी कहते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ। ओके, तुम एक काम करो, यहां तक नेक्स्ट क्लास में यहां तक रिवाइज करके आओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।